हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने 2023 और 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आग बुझाने के काम में आता है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या दूसरा है, दाब का एमकेएस मात्रक है। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है न्यूटन पर मीटर, सी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डी है वर्ग। तो इसका जो सही उत्तर है सी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल यानी F/A। बल का मात्रक होता है न्यूटन और ए एरिया का मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है मात्रक दाब का। प्रश्न संख्या तीसरा है, सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है, वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यही जो सूक्ष्म जीव होता है जिसके कारण पेचिश नामक बीमारी होती है। प्रश्न संख्या चौथा है, वाह कण का बना होता है। वाह कण बना होता है, किसका बना होता है? वाह कण मतलब होता है कान, जो कान का जो बाहरी भाग होता है किसका बना होता है? तो उपास्थि का बना होता है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, उपास्थि। उपास्थि होता है थोड़ा लचीला होता है, ये ज़्यादा कठोर नहीं होता। अस्थि है, ऑप्शन ए दिया हुआ है अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी होता है, ये तो बहुत कठोर होता है। लेकिन जो उपास्थि होता है थोड़ा लचीले टाइप का होता है, उसी को उपास्थि कहते हैं। यही ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 5 है, नवीकरणीय संपदा है मृदा, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। देखिए, जो समाप्त होने वाली संपदा होती है उसको अनवीकरणीय कहते हैं। जो समाप्त नहीं होने वाली संपदा होती है प्राकृतिक संपदा, उसको नवीकरणीय संपदा कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन अ है, यही मृदा है, यही समाप्त होने वाली नहीं है। और जो इसका ऑप्शन बी, सी और डी दिया हुआ है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये सभी समाप्त होने वाली प्राकृतिक संपदा है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न है अतिलघुत्री का पहला प्रश्न, कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपरूप का नाम बताएं तथा उसकी संरचना समझाएं। उत्तर है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप ग्रेफाइट है, जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की इकाई होती है जो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करती है। इसी में दिया हुआ है, क्रिस्टलीय संरचना में इकाइयों एक क्रमबद्ध षष्ठकोणीय तरीके से व्यवस्थित होती है। षष्ठकोणीय तरीके से व्यवस्थित होती है। षष्ठकोणीय इकाई कोशिकाओं में से प्रत्येक में कार्बन परमाणु निकटवर्ती 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव परिलक्षित होता है? उत्तर, हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण खून में ग्लूकोज स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। तो इस अवस्था को डायबिटीज़ कहा जाता है। हार्मोन के बिना शरीर शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस स्थिति में हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। देखिए, इंसुलिन मुख्यतः होता है, कोई भी चीज़ खाते हैं हम वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और वो जाके ब्लड में मिलता है। तो जब ब्लड में मिलता है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन कुछ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, जिससे कि ब्लड में शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। और जब इंसुलिन का कमी हो जाती है तो जो सारा ग्लूकोज की फॉर्म में ही रहता है, वो कोई भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसको परिवर्तित करने वाला हार्मोन ही स्रावित नहीं हो रहा है। तो इसलिए रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उस इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है, इसी को शुगर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है? वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? उत्तर, पृथ्वी के वायुमंडल का वास्तविक विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, परंतु वास्तविक घना वायुमंडल लगभग 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ही है, जहां से ओजोन गैस की परत प्रारंभ होती है। वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की परावैंगनी प्रकाश की
को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग निम्न कारणों से किया जाता है। पहला है, पारे का प्रसार ताप बढ़ने से समान रूप से होता है। दूसरा है, यह एक हल्की धातु है जो कांच की नली में चिपकती नहीं है। तीसरा, पारे का प्रसार अन्य द्रव की तुलना में अधिक होता है। चौथा है, यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। प्रश्न संख्या 10 है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताएं। उत्तर, आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी तरल माध्यम से किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भाग के बराबर होगा, या किसी तरल माध्यम से आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। देखिए, उत्प्लावन बल का मतलब होता है, ये एक तालाब है, उसमें जल भरा हुआ है, तो कोई भी वस्तु अगर इसमें इस जल में डाली जाती है तो इसके जो तली द्वारा इस वस्तु के द्वारा हटाया गया जल जो होता है उसी को ये उत्प्लावन, उस पर जो बल लगता है, ये जो हटाया गया द्रव द्वारा इस वस्तु पे लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। अगर जो कोई वस्तु पानी में है, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार से अधिक है, तब वो वस्तु तैरती है। अगर उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार से कम है तो वस्तु डूब जाती है। इसी के आधार पे ये भी डिसाइड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व समझाइए। उत्तर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जनसंचार का महत्व, पहला है, इसमें उल्काओं का अध्ययन करके मौसम की स्थिति का भविष्यवाणी और पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाया है। दूसरा है, इंटरनेट की मदद से कोई भी वैज्ञानिक जानकारी एकत्र कर सकता है और इन्हें ईमेल या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों की मदद से साझा भी कर सकते हैं। यह लगभग हर विषय पर जानकारी प्रदान करता है। तीसरा है, विज्ञान में कुछ प्रयोगों और अवधारणाओं को सिमुलेशन और एनिमेशन का उपयोग करके प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली। एनिमेशन का माध्यम है, जैसे 3D फिगर बनाया जाता है किसी भी बायोलॉजिकल फैक्ट, जैसे तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है, तंत्रिका तंत्र 3D फिगर बना के एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाता है, जिससे रियलिस्टिक लगता है वो चीज़ें, वही इस पॉइंट में बता रहा है। अगला जो प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर कार्य बताइए। उत्तर है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के कार्य, हेडिंग है, यह रक्त को साफ करने के लिए जिम्मेदार है। मनुष्य में विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है, यह मनुष्य में विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है जिससे नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित किया जाता है। पहला है, इसका कार्य उत्सर्जन तंत्र का कार्य है, पहला है किडनी यानी वृक्क मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जी पदार्थों को रोक लेता है। दूसरा है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ, प्रत्येक मूत्र वाहिनियाँ 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं एवं मूत्राशय में जाकर खुलती हैं। तीसरा है, मूत्राशय, यह थैली के समान होता है जिसे मूत्र का संग्रहण होता है। देखिए यहाँ फिगर में ये वृक्क है, यहीं से ये सबसे पहले तो अशुद्ध पदार्थ यहीं छन जाता है, उसके बाद से जो अशुद्ध पदार्थ होता है वो मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में आके यहाँ इकट्ठा होता है। उसके बाद ये मूत्र मार्ग है, मूत्र रंध्र के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसका फिगर है, आप बनाना सीख लेंगे। और अगला जो पॉइंट है चौथा, मूत्र मार्ग, मूत्राशय एक पतली नली द्वारा खुलता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जापानी मस्तिष्क ज्वर किस कारण से होता है, इस रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय बताएं। उत्तर, जापानी मस्तिष्क ज्वर एक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क में सूजन का कारण बनता है। यह वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है और आमतौर पर एशिया और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये जापानी ज्वर, लक्षण है इसके, तेज बुखार आता है। दूसरा है, गर्दन में अकड़न होती है।
सिर दर्द होता है। चौथा, बुखार आने पर घबराहट होती है। पांचवा है, ठंड के साथ साथ कंपकपी आती है। ये सभी लक्षण हैं जापानी मस्तिष्क ज्वर के। इसी में आगे दिया हुआ है छठवां जो लक्षण है वो है कभी कभी मरीज कोमा में भी चला जाता है इस ज्वर से। उपचार है इसका, जापानी बुखार से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और मरीज को ऑक्सीजन मास्क भी दिया जाता है, क्योंकि कई बार मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। मरीज की हालत गंभीर होने पर टीका भी दिया जाता है। इस बुखार से बचने के लिए बरसात के दिनों में पूरे शरीर को ढक कर रखें, जबकि रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इससे बचने का उपाय है कि उससे संक्रमित मच्छर से बचा जाए। आप मच्छरदानी से लगाइए सोते समय और अपने शरीर को ढक के रखिए बरसात के मौसम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्राकृतिक संपदा का अपव्यय मानव जाति के उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए खतरनाक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राकृतिक संपदा मानव मात्र के लिए उपयोगी प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों के भंडारण प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जल, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, धातुएं, वनस्पति तथा जंतु सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। विकास के नाम पर पृथ्वी पर आज जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय किया जा रहा है, उसके कारण न केवल इन संसाधनों के स्रोत समाप्त हो रहे हैं, बल्कि प्रदूषण में वृद्धि, प्रदूषण जनित बीमारियों का प्रसार, सूखा पड़ने, मरुस्थलों का विस्तार, प्राकृतिक असंतुलन जैसी विभिन्न समस्याएं भी अपने पैर पसार रही हैं। इसी में आगे है, यहाँ तक कि प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग में वृद्धि एवं बढ़ते प्रदूषण के कारण प्राकृतिक आपदाओं के रूप में पृथ्वी पर कई प्रकार के उलटफेर भी हो रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं। मेथेन CH4 यानी CH4 है, यहाँ पे 4 रहेगा। CH4 को मार्स गैस क्यों कहते हैं? उत्तर, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। एक तरफ हम लोग लिखेंगे संतृप्त कार्बन और दूसरी तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला है, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। सबसे बड़ा अंतर यही है। असंतृप्त कार्बन में पहला इसमें है, कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा या त्रिबंध मौजूद होता है, यानी डबल बांड या ट्रिपल बांड होता है असंतृप्त में, या सिंगल बांड होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। दूसरा अंतर है, यह नीली लौ से जलता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यह काली की लौ से जलता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तीसरा है, प्रतिस्थापन प्रकृति दिखाएं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में तीसरा है, अतिरिक्त प्रतिक्रिया दिखाएं। चौथा अंतर है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम प्रक्रियाशील होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होता है। नीचे इसी में लिखा है, मेथेन यानी CH4 को मार्स गैस कहा जाता है, क्योंकि यह भारी मात्रा में दलदल से निकलती है, जहां एनएरोबिक बैक्टीरिया पदार्थ का विघटन करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा था, मेथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है, तो उसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। बच्चों में होने वाले डायबिटीज़ को क्या कहते हैं, इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, इसका उत्तर है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है और यह तब होता है जब अग्न्याशय उचित इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता। अध्ययनों के अनुसार भारत में लगभग 97,000 बच्चों को टाइप 1 मधुमेह यानी टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 30 की व्यापकता दर है। यानी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 30 बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। इसके लक्षण हैं, लक्षण में पहला है ज़्यादा प्यास लगना, दूसरा है अत्यधिक पेशाब आना, तीसरा है वजन कम होना, चौथा है अत्यधिक भूख और पांचवा है कम दिखना, हाथ पैर का शून्य होना, थकान और त्वचा का ड्राई होना। यही सेम लक्षण है नॉर्मल डायबिटीज़ की भी, जो कि अधिक उम्र के लोगों को होता है। यही लक्षण उनमें भी है और यही बच्चों में भी लक्षण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। अजैव या
भौतिक पर्यावरण के घटक उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, अजैव या भौतिक पर्यावरण के घटक पर्यावरण को अजैव, जैविक एवं ऊर्जा संघटकों में मुख्य तौर पर विभाजित किया जा सकता है। भौतिक घटक या अजैविक घटक इसके अंतर्गत सामान्यतः स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित करते हैं। इसी में नोट दिया है, जैविक घटक इसके अंतर्गत, यानी जैविक घटक हेडिंग है, इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि आखिरी प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। उत्तर, एक तरफ है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में पहला है, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब में पहला है, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसृत होती है, असृत होती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब होती है। अपसृत मतलब आती हुई प्रतीत होती है, उसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले साल के प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।